नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोग टेस्ट 4 के पहले पार्ट को देखेंगे। इसके पूर्व में 3 टेस्ट पेपर कंप्लीट करा दिए गए हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पूर्व के जितने भी टेस्ट हैं तीनों उनको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न है, मत्स्य 6000 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जब नहीं लग जाए तो आप थोड़ा सा अलर्ट होकर पढ़िए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह 6000 यानी मत्स्य 6000 एक स्वदेश में विकसित मानव पनडुब्बी है। यह पहला स्टेटमेंट इसका सही है। ठीक है, ये मानव युक्त पनडुब्बी है और ये स्वदेशी तकनीकी पर विकसित की गई है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट कर रहा है कि यह संसाधनों के गहरे समुद्र के अन्वेषण की सुविधा प्रदान करेगा। यह भी बात सही है, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि इसका उपयोग भारत के पहले अद्वितीय मानव युक्त समुद्री मिशन समुद्रयान में किया जाएगा। यह भी बात सही है कि मत्स्य 6000 का उपयोग भारत के पहले अद्वितीय मानव युक्त समुद्री मिशन समुद्रयान में किया जाएगा, इसीलिए इसको 2024 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। अगला स्टेटमेंट है कि इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको आप लोग DRDO कहते हैं, के द्वारा विकसित किया गया है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि मत्स्य 6000 को पृथ्वी विकास विज्ञान मंत्रालय की डीप ओशन मिशन परियोजना के तहत NIOT, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, और इसके अंदर जो बैठने वाली बात है तो इसके अंदर 3 व्यक्ति जा सकते हैं। ठीक है, यानी पहला प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी। ये गलत स्टेटमेंट है। अगला देखिए, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो आपका सही जवाब होगा कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 7वां स्थान है। अब यहां पर एक प्रश्न और उठ जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम विश्व में देखें तो भारत का प्रतिशत के लिहाज से कितना पार्टिसिपेशन है। तो आपका सही जवाब होगा 2.4%। ठीक है, अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा डी, 7वां स्थान है। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी तारे के जीवन चक्र की समाप्ति पर होने वाले विस्फोट को क्या कहा जाता है। तो आपका सीधा जवाब होगा सुपरनोवा। ठीक है, यानी तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बी, सुपरनोवा। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। हाँ, तीसरे प्रश्न का जवाब होगा बी, सुपरनोवा। सुपरनोवा पूरे ब्रह्मांड में तत्वों को वितरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और ये अंतरिक्ष में होने वाला सबसे बड़ा विस्फोट है। और आपने ये देख लिया कि जब तारा अपने जीवन चक्र की समाप्ति पर होता है तो ये सुपरनोवा विस्फोट होता है। तीसरे का जवाब होगा बी। चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत की भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि भारत की उत्तर दक्षिण सीमा पूर्व पश्चिम सीमा से अधिक है। यदि अगर हमको किलोमीटर मालूम होगा तो हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लद्दाख से कन्याकुमारी यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो जो किलोमीटर का विस्तार है वो लगभग कितना है? 3200 किलोमीटर है। वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश यानी पूर्वी तरफ से और अगर हम पूर्व पश्चिम की सीमा की तरफ देखें, ठीक है, यानी अरुणाचल प्रदेश से कच्छ की तरफ यानी कि गुजरात की तरफ देखें तो जो सीमा विस्तार है वो कितना है? 2900 किलोमीटर है। यानी कि ज्यादा कौन सा हुआ? उत्तर दक्षिण हुआ। यही प्रश्न में कह रहा है कि उत्तर दक्षिण की सीमा पूर्व पश्चिम से अधिक है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगला, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार अत्यधिक असमान है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये उत्तर के जो मैदानी इलाका है उसके दक्षिण में है। ठीक है, और इसका आकार कई बार पूछ देता है तो याद रखिएगा इसका आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, और इसका जो उच्चावच है वो अत्यधिक असमान है। वही इस तीसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि अत्यधिक असमान है। चौथा स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है। याद रखिएगा अगर आप द्वीप समूह के लिहाज से देखेंगे तो भारत में मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह हैं। एक है लक्षद्वीप समूह और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो लक्षद्वीप समूह है ये अरब सागर में है, यानी भारत की जो मुख्य भूमि है उसके दक्षिण पश्चिम में है। वहीं अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में है, यानी भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, यानी डी स्टेटमेंट सीधे गलत हो गया क्योंकि यहाँ का दक्षिण पूर्व में है, जबकि लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में है, यानी भारतीय मुख्य भूमि के किस में है? दक्षिण पश्चिम में है। ये केरल तट पर स्थित एक प्रवाल द्वीप भी है। ठीक है, इस प्रकार चौथे प्रश्न का डी स्टेटमेंट हमारा उत्तर होगा क्योंकि ये सही नहीं है। अगला देखिए, 5वां प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। तो आपका सही जवाब होगा पोचमपल्ली, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ये पोचमपल्ली तेलंगाना के नलगोंडा जिले में है। ठीक है, पूरी बात जानिए। किसके द्वारा चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, कई बार शॉर्ट फॉर्म में भी दे देता है, तो याद रखिएगा UNWTO द्वारा। ठीक है,
अब इस पोचमपल्ली गांव की कुछ अतिरिक्त विशेषता भी है। क्या? कि पोचमपल्ली गांव अपनी उत्तम साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ की एक अनूठी शैली भी है। कैसी शैली? बुनाई की शैली। और इस बुनाई की शैली और पैटर्न के लिए प्रधानमंत्री ने इसे वोकल फॉर लोकल के लिए भी चुना है। ठीक है, तो इसलिए भी आप याद रखिएगा। और एक विशेषता और पोचमपल्ली की है कि आपको याद होगा कि 18 अप्रैल 1951 को इस गांव से ही आचार्य विनोबा भावे ने अपने भूदान आंदोलन की भी शुरुआत की थी। इस लिहाज से भी पोचमपल्ली फेमस है। और याद रखिएगा, ये जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है, ये UNWTO की तरफ से, ये 2 दिसंबर 2021 को मैड्रिड स्पेन में इसके 24वें महासभा में इसको प्रदान किया गया। ठीक है, और अगर हम UNWTO की बात करें, यानी हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन कहते हैं, ये एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, दूसरी बात कि ये पूछा जा सकता है कि UNWTO का मुख्यालय कहाँ है, तो आप सीधा जवाब देंगे कि मैड्रिड के, स्पेन मैड्रिड में है। ठीक है, इस प्रकार 5वें प्रश्न का सही जवाब होगा ए। 6वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कुछ शहर हैं और पूछ रहा है कि ये किस नदी के किनारे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है, हम लोग शहर की तरफ से चल रहे हैं और नदी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए दिया है कि कांगो। ठीक है, कांगो नदी है। अब ये कांगो नदी किससे है? तो ये है किंशासा, यानी यहां पर आपका ए का पहला मैच कर रहा है। वहीं अगर हम नाइजर की बात करें तो नाइजर नदी किससे संबंधित है? तो नाइजर नदी नियामी शहर से है। अगर हम पराग्वे की बात करें तो पराग्वे किससे संबंधित है? अंशियन से संबंधित है। ठीक है, अगर हम डेन्यूब की बात करें तो डेन्यूब का संबंध किससे? वियना से है। यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा मैच कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, यानी सामने सामने मैच कर रहा है। अगला देखिए, कह रहा है कि सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि शनि का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये कथन गलत है। अब क्यों गलत है? बृहस्पति का ये बर्फीला चंद्रमा है, कौन? गैनीमीड, और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो शनि की जगह पर बृहस्पति होना चाहिए था। ये बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमीड, यानी पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा कह रहा है कि फोबोस और डिमोस मंगल के उपग्रह हैं। ये दोनों मंगल के उपग्रह हैं, यानी ये कथन बिल्कुल सही है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि फोबोस और डिमोस की खोज किसने की थी, तो आप सीधे बता देंगे कि 1877 में एक अमेरिकी खगोलशास्त्री थे जिनका नाम था एसेफ हॉल। इनके द्वारा इसको खोजा गया था। इस प्रकार 7वें प्रश्न का पूछ रहा है क्या सही है, तो केवल 2 यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा से सबसे निकटतम है। ठीक है, तो जब आप इसको एटलस में देखेंगे तो जो विकल्प दिया गया है उसमें इम्फाल जो है ये कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है, यानी 8वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, इम्फाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न कह रहा है कि हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, देखिए 9वें प्रश्न का पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, जरा समझिए। जो हिमालय पर्वत है उसकी 3 प्रमुख समानांतर श्रेणियां हैं। जो सबसे उत्तरी है वो है ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है इसी श्रेणी पर पाई जाती है। पहले स्टेटमेंट में क्या करा है कि मध्य हिमालय में पाई जाती है। इस आधार पर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। जहां तक की बात है मध्य हिमालय की, इस हिमालय को हिमाचल हिमाद्री के नाम से भी, हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और ये हिमाद्री के दक्षिण में है। ठीक है, यानी हिमाद्री यानी ग्रेट हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय है, और मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इतनी बात आपने जान ली। एक बात और याद रखिएगा, ये जो मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय है, यहाँ कई प्रकार के हिल स्टेशन और पर्यटन के भी क्षेत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार आपने पहले स्टेटमेंट को बिल्कुल विस्तार में देख लिया। अब देखिए इसके तीसरे भी भाग की बात कर लेते हैं। जो इसका सबसे बाहरी हिमालय है, यानी जो सबसे दक्षिणतम छोर है, वो किसका है? वो है शिवालिक हिमालय। ठीक है, और शिवालिक हिमालय का अगर गठन देखा जाए तो ये ऊपरी मीसोसीन से लेके प्लियोसीन तक के युग के दौरान इसका हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 श्रेणियां हैं उसमें सबसे नवीन कौन है? शिवालिक है, यानी सबसे कम उम्र का कौन है? शिवालिक है। यही दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि शिवालिक हिमालय सबसे पुरानी और दक्षिणी श्रेणी है। ठीक है, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जो शिवालिक हिमालय ये सबसे नवीन है, यानी सबसे कम उम्र की है। ठीक है, और ये कह रहा है सबसे पुरानी है, यानी 9वें प्रश्न में पहला स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इस प्रकार 9 का सही जवाब होगा डी। 10वां देखिए, कह रहा है सिटमैक्स किसके बीच एक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। देखिए नाम से समझिए सिटमैक्स। देखिए एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया और टी फॉर थाईलैंड, यानी किसके किसके बीच हो गया? सिंगापुर, भारत और थाईलैंड, यानी विकल्प आपका सीधे सीधे इसके फुल फॉर्म ए से मैच कर रहा है। अब ये जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है सिटमैक्स, ये एक डायलॉग हुआ था। कब? जून 2018 में। उसका नाम क्या है? सांगली ला डायलॉग, और ये भारत ने ही इसका आयोजन किया था। ठीक है, यानी भारत द्वारा ही इसकी घोषणा की गई थी। और जो पहला इसका संस्करण हुआ था सिटमैक्स का,
वो भारतीय नौसेना द्वारा ही आयोजित किया गया था। कब आयोजित हुआ था? सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर में, इसका पहला संस्करण। दूसरा 2020 में हुआ, कहां पर? सिंगापुर में की मेजबानी में। और 2021 में ये तीसरा संस्करण है, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? थाईलैंड कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार आपने इसको विस्तार से देख लिया। 10वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। अब अगर यहां पर एक और बात को रिलेट कर दी जाए तो सैन्य अभ्यास के ज्यादातर चीज को कर लिया जाएगा। यदि हम भारत और थाईलैंड की भी हिस्सेदारी देखें तो ये मैत्री में भी है, मैत्री सैन्य अभ्यास में। इसी तरह के सियाम भारत वायुसेना में भी भारत और थाईलैंड है। इंडो थाई कॉर्पोरेट में भी भारत और थाईलैंड है। अगर हम भारत और सिंगापुर की बात करें तो बोल्ट कुरुक्षेत्र में भी भारत और सिंगापुर है। संयुक्त सैन्य अभ्यास वायुसेना में भी भारत और सिंगापुर के बीच में, और सिम्बैक्स जो होता है उसमें भी भारत और सिंगापुर शामिल है। इस बात को भी याद रखेंगे आप। 10वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। 11 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा कमो आलेवा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जो कामो आलेवा है, ये शब्द जो है ये एक अर्ध उपग्रह है। क्या है? अर्ध उपग्रह है। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि विकल्प बी सही हो रहा है। ये जो अर्ध उपग्रह है ये सूर्य के चारों ओर जो है कक्षा में नजर रखता है। ठीक है, इस प्रकार आपका 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये जो कामो अलेवा है के नमूने एकत्र करने के लिए एक मिशन भेजा जाने की तैयारी चल रही है, और वो मिशन कब जाएगा? 2025 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा 2016 में ये खोजा गया कामो अलेवा एक ऐसा शब्द है जो एक हवाई हिस्सा है। ठीक है, और एक ऐसे परिणाम की ओर इशारा करता है जो अपने आप यात्रा करता है। ठीक है, इस प्रकार आपने इसको डिटेल में देख लिया, और कुल मिला के आप ये समझिए कि कामो आलेवा जो है एक अर्ध उपग्रह है जो पृथ्वी की कक्षा पर नजर रखता है। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर घूमता है। ठीक है, यानी 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, 12 प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका से अलग करता है? ठीक है, यानी भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाक जल डमरू। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, ये जो जल डमरू होता है ये जली भाग को एक दूसरे से जोड़ते हैं, लेकिन जो स्थली भाग होते हैं उनको एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है, अब जैसे रही बात पाक जल डमरू की, जैसे मन्नार की खाड़ी, ये दोनों जो हैं ये एक समुद्री संकीर्ण चैनल हैं जो भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? आपका सीधा जवाब हो जाएगा डी। तो पाक जल डमरू के साथ साथ आप मन्नार की खाड़ी को भी याद रखेंगे। 12 का सही जवाब हो जाएगा डी। यही कुछ और नाम भी दिए हैं विकल्प में, जरा उनको भी देख लिया जाए। जैसे डंकन पैसेज दिया है। डंकन पैसेज का मतलब यह है कि ये हिंद महासागर में एक 48 किलोमीटर चौड़ा एक जल डमरू है। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये उत्तर में रटलैंड द्वीप को, ठीक है, और दक्षिण में लिटिल अंडमान को अलग करता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि डंकन पैसेज क्या करता है तो आप ये कहेंगे कि उत्तर में रटलैंड द्वीप और दक्षिण में लिटिल अंडमान को अलग करता है। वहीं अगर बात की जाए मलकू कंडू की, तो जो मलिकू कंडू है ये 8 डिग्री चैनल के रूप में भी जाना जाता है। देखिए 8 डिग्री चैनल कितना फेमस है, वही मलिकू कंडू लिख दिया तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। ये मलिकू कंडू जो है 8 डिग्री चैनल के रूप में, और ये किसको अलग करता है? मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। वहीं अगर हम 10 डिग्री चैनल की बात कर लें तो 10 डिग्री चैनल जो है ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। इस प्रकार आपने 12वें प्रश्न का विकल्प डी सही देखा और सारे विकल्प पे भी चर्चा कर ली। चलिए 13 प्रश्न देखिए, करा कि डोल ड्रम क्या है? ये जो डोल ड्रम है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में शांत क्षेत्र जहां पर प्रचलित पूर्वी हवाएं चलती हैं। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं डोलड्रम जो है हवाओं को परिवर्तित करने और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण, जिसको आप ITCZ कहते हैं, के भीतर भूमध्य रेखा के समीप पृथ्वी की ओर बढ़ती हुई वायु को घेरने वाली बेल्ट है। ठीक है, इतनी बात आपने जान ली। और ये जो डोलड्रम है ये जो होती है ये मध्यवर्ती शांति भी इसको कहा जाता है। ठीक है, डोलड्रम को क्या कहते हैं? मध्यवर्ती शांति भी इसको कहा जाता है। इस प्रकार 13 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कराए कि चिस्पानी गार्ज किसके द्वारा बनता है? तो ये जो चिस्पानी गार्ज है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये नेपाल में है। और नेपाल में किस नदी पर बनता है? तो आपका जवाब होगा कर्णाली नदी पर। इसका मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि कर्णाली नदी कहाँ है? नेपाल में, और इसी कर्णाली नदी पर चिस्पानी गार्ज बनता है। और एक बात और जान लीजिए कि कर्णाली नदी जो है ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। इस प्रकार 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले को भारत के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले से सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा बालासोर को, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा 15 का। ठीक है, यानी बालासोर को देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में चुना गया। अब देखिए इसके पीछे का बैकग्राउंड, ये किसके द्वारा चुना गया, किसका समारोह था और कब हुआ, ये सारी बातें भी होनी चाहिए। विश्व मत्स्य दिवस था कब? 21 जनवरी को। विश्व मत्स्य दिवस 21 जनवरी को भुवनेश्वर में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने इस पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। पहली बात, ठीक है, कहां पर हुआ? भुवनेश्वर में। कब हुआ? 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर। किसके द्वारा हुआ? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने जान ली। इसके अतिरिक्त भी कई पुरस्कार मिले। बालासोर को तो आपने जान लिया कि समुद्री
सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किसको मिला, तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश को। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य का पुरस्कार, तो आपका जवाब होगा तेलंगाना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला, तो मध्य प्रदेश का बालाघाट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य और जिले का पुरस्कार किसको मिला, तो जो राज्य के तौर पर पहाड़ी और पूर्वोत्तर का है वो त्रिपुरा को मिला, और जिले का जो पुरस्कार है वो असम में एक जिला है जिसका नाम है बोगाई गांव, उसको मिला। इतनी बात को भी आपको साथ में याद रखना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगा, आ भी सकता है, लेकिन इसके साथ जो महत्वपूर्ण जो दिए गए हैं उनको भी आपको याद रखना होगा। अब इससे संबंधित देखिए, अब मत्स्य से संबंधित बात आ गई तो कुछ भारत के लक्ष्य हैं। जैसे भारत ने 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन मछली उत्पादन का एक लक्ष्य रखा है। ठीक है, कितना? 22 मिलियन मीट्रिक टन 2024-25 तक। इस तरह के भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। दूसरी बात कि भारत दुनिया में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का दूसरा सबसे प्रमुख उत्पादक है। वहीं भारत दुनिया में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है, और मछली के उत्पादन में अगर वैश्विक लेवल पे भारत का देखा जाए तो 7.7% योगदान है इसका। इतनी बातों को आप जरूर याद रखिएगा। 15 का सही जवाब होगा बी। जो अतिरिक्त फैक्ट हैं वो उनको आप एक जगह नोट डाउन कर लिया करें। 16वां प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि पृथ्वी के संबंध में या तो अलग नोट डाउन कर लें या तो 2-3 बार चला के उसको रिवाइज कर लें, जैसा आपको उचित लगे, लेकिन कर जरूर लें। 16वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक 1000 साल में उलट जाता है। ये स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत है। क्यों गलत है और ये चर्चा में क्यों आया? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अभी एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है और उसमें कहा कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उलट सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली शक्तियां जो हैं वो लगातार परिवर्तित हो रही हैं, इसलिए क्षेत्र भी निरंतर प्रवाह में है। इसकी ताकत समय समय के हिसाब से बढ़ती और घटती रहती है। और उन्होंने बताया कि यह पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के स्थानों को हर 3 लाख वर्षों में धीरे धीरे और यहाँ तक कि पूरा भी इसको उलट स्थानों में परिवर्तित कर सकती है। इस प्रकार आपने यहाँ दिया 1000 सालों में। ठीक है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कह रहा कि जीवों की उत्पत्ति ने पृथ्वी के आरंभिक वातावरण को संशोधित किया। यह बात बिल्कुल सही है। कैसे सही है? जब पृथ्वी 1 अरब वर्ष पूर्व यहाँ पर शैवाल जैसे प्रारंभिक जलीय जंतु आए थे, ठीक है, तो ये स्वपोषी थे। इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जिससे वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त हुई। ठीक है, और ऑक्सीजन जब मुक्त हुई तो इसके मुक्त होने से ओजोन परत का निर्माण हुआ, और ओजोन परत के निर्माण होने से जो अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव सीधे मनुष्य पर पड़ता था उससे बचा हुआ। यानी एक प्रकार से यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन यापन करने की एक परिस्थिति और डेवलप होती चली गई। इसका मतलब यह है कि जो प्रारंभिक वातावरण था उसमें संशोधन हुआ। इसका मतलब यह कि दूसरा स्टेटमेंट सही है लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों का कह रहा है कि स्थान बता दीजिए। जैसे पहला दिया तारापुर परमाणु केंद्र यानी नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, ये कहां पर है? तो ये है महाराष्ट्र में। अगर स्थान पूछेगा तो तारापुर में। दूसरा है रावत भाटा। ठीक है, यानी आप जो पहला है उसको आप क्या कर देंगे? अच्छा, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यानी पहला सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में, और ये आंध्र प्रदेश बता रहा है। दूसरा देखिए रावत भाटा। रावत भाटा जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है कैगा। कैगा कहां पे? कर्नाटक में है, तो कैगा कर्नाटक में, ये बात बिल्कुल सही है। अगला है नरौरा। नरौरा कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है। ठीक है, यानी ये भी, यानी यहाँ पर कौन कौन सा सुमेलित हो गया? तो पहला नहीं सुमेलित है, बाकी तीनों यानी 2, 3, 4 सुमेलित है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये कहां पर है? गुजरात में है। एक पूछा जाता है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र, तमिलनाडु में है। एक पूछा जाता है मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये कहां पर है? ये भी कलपक्कम तमिलनाडु में है। और एक महत्वपूर्ण पूछा जाता है जिसमें ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये फतेहाबाद हरियाणा में है, और ये ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश का गोरखपुर समझ लेते हैं। तो याद रख लीजिएगा कि गोरखपुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है ये फतेहाबाद हरियाणा में। ठीक है, 7वें का सही जवाब होगा सी। 17वें का 18वां देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है दून एक प्रकार की अनुदैर्ध्य घाटी है। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए कि ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसके बीच में ये दून घाटी है, और ये बात सही है कि ये एक अनुदैर्ध्य घाटी है, यानी पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि दून जो है ये हिमाद्री और लघु हिमालय के बीच में है। ठीक है, ये गलत हो गया। अभी हमने आपको बता दिया कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी ए आंसर सही हो जाएगा 18 का। 19 देख लीजिए, कह रहे भारत के उत्तरी मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि सबसे पहला स्टेटमेंट है कि पंजाब के मैदान को दोआब का प्रभुत्व होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि
कि जो उत्तरी मैदान है उसके पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं, ठीक है। और मैदान के इस भाग को दोआब का इसमें दबदबा है, इसलिए इसको दोआब कहते हैं। देखिए दोआब जो है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो और आब। दो का मतलब तो दो हो गया, और आब का मतलब क्या हो गया, पानी। इसी प्रकार अगर पंजाब को भी आप तोड़ेंगे तो पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज धन आब। पंज का मतलब होता है पांच और आब का मतलब होता है पानी, ठीक है। यानी ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि गंगा का मैदान घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है, ठीक है। अब जो ये गंगा का मैदान है ये घग्गर और तिस्ता नदी के बीच में है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से सही है। अगला कह रहा है कि इसकी उच्चावच में कोई भिन्नता नहीं, ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सीधे सीधे गलत है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि उत्तर का मैदान जरूरी नहीं कि हर जगह बिल्कुल सपाट है, यहाँ पर भी कई जगह ऊंचा और नीचा है, ठीक है। अब जैसे आप देख लीजिए मिर्जापुर का इलाका, ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगला है कि यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि आपने ये जब आप लोग पढ़ रहे थे कि पैंजिया एक पूरा स्थलखंड था, बाद में इसका कार्बोनिफेरस के युग के अंत में उसका विखंडन हुआ और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बदला, और फिर आपने उसको आगे देखा कि इसके बीच में टेथिस सागर था, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराई, टेथिस सागर का मलबा ऊपर उठा और हिमालय का निर्माण हुआ। इस पूरे क्रम में हमने आपको ये भी बताया था कि जो हिमालय की नदियां निकल के आती हैं वो अपक्षय और अपर्दन करके इस पूरे खड्ड को भरी और इसके द्वारा जो है ये विशाल मैदान निर्मित हुआ। याद रखिएगा जो ये भारत का उत्तरी मैदान है ये मुख्य रूप से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो अपक्षय और अपर्दन करके जो लाए गए मलबे उसके द्वारा ये बना, और ये इलाका जलोढ़ मिट्टी का है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जब भी आप लोग पूर्व में जो भी पढ़े जब भी वो आए तो एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। मैंने इसको कोरिलेट किया, समय लगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई, लेकिन आपने इसको एक बार रिवाइज किया, दिमाग में पूरा सिनेरियो आपके आ गया होगा, ठीक है। इसलिए ये जरूरी है। और यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा हाल ही में डेम सैंड्रा प्रूनेला मेसन ने किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर ग्रहण किया। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है। डेम सैंड्रा प्रूनेला ने बारबोडास, ठीक है, यानी बारबोडास की जो है राष्ट्रपति के तौर पर पद ग्रहण किया। याद रखिएगा ये ब्रिटिश उपनिवेश से 400 साल बाद जो है बारबोडास दुनिया का सबसे नया गणतंत्र बन गया है, और कैरेबियन द्वीप ने जो है राष्ट्र ने इसको महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को इस राज्य के प्रमुख पद से हटा दिया, और यहाँ की अब नई राष्ट्रपति के तौर पर डेम सैंड्रा प्रूनेला मेसन बन गई हैं राष्ट्रपति। यानी 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा इसको। 21 देखिए, हाल ही में भारत का पहला प्रमाणित जैविक भोजन निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है, तो आपका जवाब होगा कीवी को। याद रखिएगा ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो जीरो वैली फार्म है उसने भारत के एकमात्र प्रमाणित जैविक कीवी को आदि महोत्सव पर एक मेगा राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव में इसको लॉन्च किया था, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का यह पहला ऐसा भारतीय राज्य है जो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत कीवी फ्रूट का जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किया है, ठीक है। यानी 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा, कीवी, और वो भी कहां से रिलेटेड, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। इतनी बात को याद रखिएगा। 21 का सही जवाब हो जाएगा डी। 22 देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, ये कौन सा द्वीप है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रीनलैंड, ठीक है। और जो ये ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है ये आकार के आधार पे है, ठीक है। यदि हम आकार के 5 बड़े द्वीप को देख लें तो सबसे नंबर 1 पे तो आप ग्रीनलैंड को रख देंगे, दूसरे नंबर पे आप न्यू गिनी को रखेंगे, तीसरे नंबर पे बोर्नियो को, चौथे नंबर पे मेडागास्कर को, और 5वें नंबर पे बाफिन द्वीप को रखेंगे। इन 5 के क्रम को आप याद रख लीजिएगा, ये आकार के आधार पर इनकी रैंकिंग की गई है, ठीक है। 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ग्रीनलैंड। अगला देखिए, पश्चिमी घाट जो है इसके बारे में कुछ कथन है, इसको आप विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह पूर्वी घाट से ऊंचा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। जो पश्चिमी घाट है ये निरंतर है और केवल दर्रे से ही इसको पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचा है। अब ऊंचा का मतलब क्या है, जैसे पूर्वी घाट जो है ये 600 मीटर इसकी हाइट, और अगर हम हाइट बात करें पश्चिमी घाट की, ठीक है, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर है, ठीक है। इस प्रकार आप ये क्लियर हो गया कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचा है, पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा देखिए, पश्चिमी घाट की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, कि जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, ठीक है, ये उल्टा दे दिया। और अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी और दोद्दा बेटा, ये दक्षिण में ही, ठीक है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन, अनाई मुड़ी, और दूसरे नंबर पे कौन है, दोद्दा बेटा। यानी कि ये आपने क्लियर हो गया कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा कह रहा है कि यह पश्चिमी दक्कन पठार के किनारे चिन्हित करता है, तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। ये दक्कन का जो पठार इसके पश्चिमी इलाके को पश्चिमी घाट और इसके पूर्वी इलाके को पूर्वी घाट कहते हैं, ठीक है। यानी 23 में आपका कथन कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा सही है। इस प्रकार आपका सही जवाब हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न देख लीजिए 24, निम्नलिखित किस द्वीप समूह में ज्वालामुखी विस्फोट की अधिक संभावना है? ठीक है, तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार। क्यों? क्योंकि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बैरन द्वीप पर है, ये कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, और ये बंजर द्वीप पर पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपका 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बैरन द्वीप है ना, इसके समय अब ये क्यों यहाँ पर संभावना बनी रहती है? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये विवर्तनिकी दृष्टि से काफी सक्रिय है, यानी प्लेट विवर्तनिकी दृष्टि से। अब कौन कौन सी प्लेट है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारतीय प्लेट और वर्मा प्लेट में प्रविष्टित हो रही है। ठीक है, यानी जो भारतीय प्लेट है ये बर्मा प्लेट में प्रविष्टित हो रही है। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इंडोनेशिया के समीप भारतीय और ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट में प्रविष्टि हो रही है। तो जब ये होगी तो ज्वालामुखी होने की संभावना पूरी बनी रहेगी। ठीक है, इस प्रकार आपने देख लिया कि प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब होगा बी। अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो अभी आपने पढ़ा कि ये केरल के मालाबार तट पर स्थित है और ये कैसा है? प्रवाल द्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं देखे जाते हैं। अब 24 का जवाब बी हो गया। 25 देख लीजिए, हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पूर्व के टेस्टों में रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, तो रिपीट हुए तो अच्छा है, जरा आप कोरिलेट भी कर लीजिए कि आपको चीजें याद हैं कि नहीं। यहाँ प्रश्न में बात पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि यह क्षेत्र केवल नौसैनिक सहयोग और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों को देखती है। यह प्रश्न रिपीटेड है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि आपने ये पहले भी पढ़ा है कि ये प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ एक प्रभावकारी प्रक्रिया तंत्र और मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भी विकसित की जा रही है। तो ये केवल नौसैनिक सहयोग और समुद्री डकैती विरोध के लिए नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट करा है कि IONS के सदस्य फ्रांस, ओमान, मालदीव और म्यांमार से हैं। तो आपने ये पढ़ा था कि जो ये IONS है इसमें 24 सदस्य राष्ट्र हैं और 8 पर्यवेक्षक देश हैं। अगर हम इनको भौगोलिक रूप में देखें तो ये 4 उप क्षेत्र में बांटा गया है। पहला दक्षिण एशियाई समुद्री तट जिसमें आपका मालदीव आ जाता है। दूसरा है पश्चिम एशियाई समुद्री तट जिसमें आपका ओमान आ जाता है। तीसरा है पूर्वी अफ्रीकी समुद्री तट जिसमें आपका फ्रांस आ जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलियन समुद्री तट जिसमें आपका म्यांमार आ जाता है। इस प्रकार आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। तीसरा करा है कि वर्तमान समय में IONS की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो जून 2021 में 2 साल के लिए कार्यकाल है वो फ्रांस को मिला हुआ है। ठीक है, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया और पहला गलत हो गया, केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। दूसरी बात अगर ये पूछी जाए कि IONS जो है इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता कब की गई, तो आपका जवाब होगा 2008 से 10 के बीच में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, यानी 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो पहला और तीसरा सही नहीं है। अगला देखिए, कह रहा है कि सूची है और इसको सुमेलित करनी है राजधानी के लिहाज से। तो पूछ रहा है कि अल्बानिया की राजधानी कहाँ है, तो आपका सीधा जवाब होगा तिराना। अगर पूछे कि लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे विनियस, यानी कि बी को आप तीसरे से कोरिलेट कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाए लिंचेस्टीन की राजधानी कहाँ पे है, तो आपका सही जवाब होगा वादूज, यानी सी को आप दूसरे के साथ। अगर माली का पूछे तो आप बताएंगे बमाको, यानी डी को आप चौथे के साथ सुमेलित कर देंगे। इस प्रकार 26 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में अल्बीडो की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपका सीधा जवाब होगा कि अल्बीडो की मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? हिमांक मंडल में। हिमांक मंडल को इंग्लिश में क्रायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, और हिमांक मंडल क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर ऐसा स्थान जहां पर जल जो है वो ठोस रूप में उपलब्ध हो, जैसे समुद्री बर्फ, झील का बर्फ, नदी का बर्फ, हिमाच्छादन, हिमनद, बर्फ के टुकड़े, ये सब क्या है? ये हिमांक मंडल कहे जाते हैं। और जो हिमताप में उच्च अल्बीडो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह देंगे कि हिमांक मंडल जो है वो अल्बीडो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? हिमांक मंडल में। 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। अगला देखिए, 28वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हमें भूपर पट्टी में पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देता है। तो याद रखिएगा कि जो अगर हम ये कहा जाए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हमको अप्रत्यक्ष तौर पर जानकारी कहाँ से मिलती है, तो गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप गतिविधि, इनके द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी हमको अप्रत्यक्ष स्रोत से मिलती है। तो आप सीधे आपका क्या कोरिलेट कर देंगे कि गुरुत्व असंगति जो है ये हमको भूपर पट्टी के द्रव्यमान के वितरण के बारे में जानकारी देती है। 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस तरह से कोरिलेट कर लेंगे। 29 देखिए, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? टिटिकाका झील। ठीक है, टिटिकाका झील जो है विश्व की सबसे ऊंची झील है। अगर वहीं कुछ नाम दिया है विकल्प में, जैसे कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर सबसे बड़े खारे पानी की झील है। इसी के साथ साथ कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील, तो आप कह देंगे कैस्पियन सागर। अगर ये कहा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो भी आप कहेंगे कैस्पियन सागर। ठीक है, दूसरा दिया है एसल झील। जो एसल झील है ये विश्व की सर्वाधिक लवड़ी झील है। अगर ये पूछा जाए विश्व की सर्वाधिक लवड़ी झील कौन सी है, तो आप सीधे बोलेंगे एसल झील। वहीं आपकी टिटिकाका के बारे में आपने देख लिया, विश्व की सबसे ऊंची झील। अगली दी है बैकाल झील। बैकाल झील जो है ये मात्रा के अनुसार सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
यानी मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? बैकाल झील। और अगर कुल कवर एरिया के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? सुपीरियर झील हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना है। एक बात और याद रख लीजिए, जब सबसे ऊंचा आपने देख ही लिया तो सबसे कम ऊंचाई वाली झील कौन सी है? तो मृत सागर झील है। अगर ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है, तो भी आप बोलेंगे टिटिकाका झील है। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना है। 29 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला देखिए 30, करा कि इंडस रिवर डॉल्फिनों के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। पहला करा कि यह सिंधु और ब्यास नदी के निचले हिस्सों में पाई जाती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जो इंडस रिवर डॉल्फिन होती है ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के निचले हिस्से में, और भारत में आप देखेंगे तो पंजाब में सिंधु नदी की सहायक नदी ब्यास में इसको देखा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात को आप समझ लिए, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा करा कि वे नदी गुणकारी और स्वास्थ्य के लिए हितकर हैं होने का एक महत्वपूर्ण संकेतक होती है। ठीक है, हाँ, ये दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी कि इंडस रिवर डॉल्फिन के स्वास्थ्य वर्धक एवं गुणकारी वातावरण का एक अनिवार्य संकेतक के तौर पे इसको देखा जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा करा कि वे वन्य जीव, वे का मतलब इंडस रिवर डॉल्फिन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 5 में शामिल है। ये स्टेटमेंट गलत है। जो इंडस रिवर डॉल्फिन है ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पहली अनुसूची में है, यानी तीसरा कथन हमारा गलत हो गया। अब अगर हम इंडस रिवर डॉल्फिन के वैज्ञानिक नाम को देखें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर। प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर। और ये कहाँ पाई जाती है? तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो टेथिस सागर से हुई। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात और जान लीजिए कि ये जो इंडस रिवर डॉल्फिन है ये गंगा डॉल्फिन से अलग होती है। ठीक है, और जो भारतीय समुद्र में पाई जाने वाली अन्य डॉल्फिन है उसमें गंगा डॉल्फिन हो गई और इरावदी डॉल्फिन भी होती है। ठीक है, इस प्रकार आपने तीसरे प्रश्न को देख लिया और पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके क्या बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि सही कौन सा नहीं है, तो केवल तीसरा कथन सही नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि स्वदेश परियोजना के संदर्भ में विचार कीजिए। देखिए ये भी हो चुका है प्रश्न, रिपीट है। स्वदेश योजना किसके लिए थी? तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? स्वदेश योजना जो है ये न्यूरोलॉजिकल विकास के प्रबंधन के लिए की गई थी। चलिए समझते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि परियोजना का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और अन्य तंत्रिका संबंधित विकारों का अध्ययन करना है, यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह परियोजना के तहत भारतीय आबादी का एक बृहद न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और किसके द्वारा? तो ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, जो एक इसका नाम है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ठीक है, यानी NBRC द्वारा। ठीक है, यानी 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 31 का आपका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला देखिए 32, करा निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे उत्तरी क्षेत्र में प्रभावित होती है? ठीक है, तो अगर प्रवाह के दृष्टिकोण से उत्तर से दक्षिण अगर आप देखेंगे इन नदियों का, तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, इनके क्रम के आधार पर जो विकल्प में दिया है वो सबसे उत्तरी कौन सा हो जाएगा? आपका सी में झेलम, क्योंकि सिंधु है, फिर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इस प्रकार 32 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी झेलम। अगला देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अंबाला। वो जल विभाजन पर स्थित है किसके? सिंधु और गंगा के, यानी 33 का सही जवाब हो जाएगा बी। 34वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा महासागर अधस्थल विन्यास का विभाजन नहीं है? तो याद रखिएगा कि गहराई और आकार के आधार पर जो महासागरीय अधस्थल है उसको 3 प्रमुख भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक है महाद्वीपीय सीमांत जो विकल्प बी में दिया है, दूसरा है वितलीय मैदान, ठीक है, और तीसरा है मध्य सागरीय कटक। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा टिलाइट। ये टिलाइट जो है ये महासागरीय अधस्थल विन्यास में नहीं आता है। तो ये टिलाइट क्या है? तो टिलाइट जो है ये अवसादी चट्टान है। ठीक है, ये हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। ठीक है, अगर भारत में देखें तो गोंडवाना क्षेत्र की जो तलछटी है के प्रतिरूप जो है दक्षिणी गोलार्ध में 6 स्थल खंडों में विभाजित है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि जो टिलाइट होते हैं ये अवसादी चट्टान है और हिमानी निक्षेपण से ये निर्मित होते हैं। वहीं अगर हम महाद्वीपीय सीमांत की बात करें तो जो महाद्वीपीय किनारे और समुद्री बेसिन के बीच के भाग होते हैं, जैसे मग्न तट हो गया, महाद्वीपीय ढाल हो गया, महाद्वीपीय उभार हो गया, गहरी महासागरीय खाइयां हो गई, ये सब क्या है? महाद्वीपीय सीमांत के अंतर्गत। अगर हम वहीं बात करें वितली मैदान की यानी गहरे सागरीय मैदान की, तो इसमें आप वितली मैदान वह क्षेत्र है जहां पर महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसादों के से तटों से दूर निक्षेपित कर दिया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इस विस्तृत मैदान में महाद्वीपीय तटों और मध्य महासागरीय के तटों के बीच ये पाए जाते हैं। अगर हम वहीं पर मध्य महासागरीय कटक की बात करें तो मध्य महासागरीय कटक जो है ये आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला होती है। ठीक है, यह महासागरीय जल में डूबी हुई
यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में से एक हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार आपने 34 में देखा कि डी जो है महासागरीय अध स्थल विन्यास से विभाजन में नहीं है, केवल 3 ही विभाजन में आते हैं। 34 का डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जारी करती है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विश्व बैंक, यानी डी ऑप्शन, विश्व बैंक के द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जारी किया जाता है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है और इसमें आपने पढ़ा था कि 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो पिछले बार की तुलना में 4.6 की वृद्धि है, प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा विप्रेषित धन प्राप्तकर्ता बन गया है। कौन? भारत। ठीक है, अब हमने ये बताया था कि विप्रेषित धन क्या होता है। जब हम कोई अपने मूल देश में, समुदाय में कोई प्रवासी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को कोई वित्तीय या कोई सामान देता है, तो उसी हस्तांतरण को क्या कहते हैं? विप्रेषित धन कहते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है इसके संदर्भ में? ये है विश्व बैंक। ठीक है, और अगर स्रोत के तौर पे पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है, तो वो है अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर 35 का जवाब हो जाएगा डी। अगला देखिए 36, कर 2021 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो कौन है? तो वो संस्था का नाम है प्रथम। ठीक है, यानी 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी और ये क्या करता है? ये भारत और दुनिया भर के जो वंचित बच्चे हैं के बीच शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए एक नागरिक समाज संगठन है। कौन? प्रथम। ठीक है, और ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1995 में। ठीक है, और ये जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है, ये इंदिरा गांधी पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में एक ये ट्रस्ट है। कौन सा? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ठीक है, इसके द्वारा 1986 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है, इसमें प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। यानी 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए प्रथम। 37 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में दिन और रात के बीच अधिकतम तापमान अंतर देखा जाता है? तो आपको मालूम होगा कि जो थार का रेगिस्तान है, यहाँ दिन में 50 डिग्री टेम्परेचर और रात में 15 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। और इस ऑप्शन में बीकानेर जो है ये थार क्षेत्र का हिस्सा है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर दिया हुआ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख और केरल जो है, ये यहाँ पर दिन और रात का तापमान में बिल्कुल अंतर ना के बराबर होता है। ठीक है, अगर पूछे कि अंतर बिल्कुल ना के बराबर कहाँ पे, तो अंडमान निकोबार, लद्दाख और केरल में। और अगर पूछे कि सर्वाधिक ज्यादा तापमान कहाँ होता है, तो थार के रेगिस्तान इलाके से। यानी 37 का सही जवाब हो जाएगा ए। 38 देख लीजिए, इंडोनेशियाई राजधानी नई बनाई गई है, तो पूछ रहा है वो कौन सी राजधानी? तो आपका सही जवाब होगा नुस्तारा। ये जो इंडोनेशिया की राजधानी है वर्तमान में, ये जकार्ता से पूर्वी कालीमंतान में स्थानांतरित की जा रही है और इस कालीमंतान को नुस्तारा जो है कहा गया है। ठीक है, और राजधानी जो है ये बोर्नियो द्वीप के पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जकार्ता से बदली क्यों जा रही है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जो जावा सागर का जलस्तर बढ़ रहा है, उसके कारण जकार्ता दुनिया का सबसे तेजी से डूबने वाले शहरों में से एक है, इसलिए राजधानी बदली जा रही है। डी का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी नुस्तारा। अगला देखिए 39, करा कि निम्नलिखित में से वर्षा पैटर्न के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला करा कि दक्षिण पूर्वी भारतीय तट को वर्षा का एक बड़ा हिस्सा अक्टूबर नवंबर में मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा जो देश में अधिकांश वर्षा होती है वो जून से सितंबर के समय में होती है। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून जब निकलता है केरल की तरफ से प्रारंभ होता है तो इससे, लेकिन जो तमिलनाडु का हिस्सा है ये अक्टूबर और नवंबर के समय में यहाँ पर दक्षिण पूर्वी तट पर वर्षा होती है। ये लौटते हुए मानसून होता है जो अपनी नमी को कहाँ से प्राप्त करता है? बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। आपने ये मानसून पढ़ते समय देखा होगा, अगर जिनका नहीं होगा वो आगे जब हम लोग ज्योग्राफी का सेक्शन चलाएंगे तो उसमें इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इसका मोटा मोटा हिस्सा आपने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। दूसरा कह रहा है कि उत्तरी मैदान में सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा में वृद्धि होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट दूसरा जो है सही है। ठीक है, यानी कह रहा है कि जब उत्तरी मैदान में अगर आप देखेंगे तो जब आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो वर्षा बढ़ेगी, यानी अगर आप दिल्ली से कलकत्ता की तरफ बढ़ेंगे तो वर्षा जो है वृद्धि होती रहती है। ठीक है, यानी 39 में दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, यानी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है 39 के। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए 40, करा कि हाल ही में समाचार पत्रों में रहा नैरोबी घोषणा पत्र किससे संबंधित है? ये भी प्रश्न रिपीटेड है। ये जो नैरोबी घोषणा है, ये इसका संबंध जो है ये सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित है। अब ये सेंडाई फ्रेमवर्क से क्या है? ये घोषणा अफ्रीका में जो आपात जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, जिसको आप 2015 से 30 के लिए है, इसको समर्थन करने के लिए इस योजना के कार्य योजना में शामिल है। कौन सी? नैरोबी घोषणा पत्र में ये शामिल कर दिया गया है इसको। और ये नैरोबी घोषणा है जो ये 19 नवंबर 2021 को अफ्रीकी मंत्रिमंडल प्रतिनिधियों का एक नैरोबी में घोषणा पत्र अंगीकार किया गया। ठीक है, और ये नैरोबी कहाँ है? केन्या की राजधानी है। ठीक है, ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 7वीं उच्च स्तरीय बैठक में ये नैरोबी घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया और ये अफ्रीका के सेंडाई फ्रेमवर्क से लागू करना इसमें शामिल है। ठीक है, और अफ्रीका का जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसका ड्यूरेशन क्या है? 2015 से 30, यानी 40 का सही जवाब हो जाएगा ए। 41 देख लीजिए, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन
कह रहा है कि थीम को सुमेलित करना है। जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन है ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है सभी आयु वर्ग के लिए डिजिटल इक्विटी, यानी हिंदी में आप कहेंगे कि सभी आयु वर्ग के लिए डिजिटल समानता। ठीक है, यानी पहला का सही है। दूसरा करा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। ठीक है, यानी डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, यानी ये भी सुमेलित है। और विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और थीम क्या थी, एक वादे की पूर्ति करना। ठीक है, यानी डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस, यानी यहाँ पर तीनों के तीनों सुमेलित हैं और तीनों के आपने डेट भी जान लिए कि इसको कब मनाया जाता है। 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है बेरिंग जल डमरू किसको अलग करता है। अभी हमने आपको बताया था ना कि जल डमरू जल को जोड़ता है और स्थल भाग को अलग करता है, तो पूछ रहा है जो बेरिंग जल डमरू है ये किस स्थल खंड को अलग करता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करता है। ठीक है, तो फिर आप ये सोच रहे होंगे कि ये किसको जोड़ता है, तो जो एक चुक्सी सागर है, चुक्सी सागर कहाँ पर है, आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, इसको दक्षिण में बेरिंग सागर से जोड़ता है, यानी चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। या कई बार आपको ये भी दे सकता है कि आर्कटिक सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। ठीक है, और अलग किसको करता है, उत्तरी अमेरिका को एशिया से। यहीं पर कुछ और भी जल डमरू का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अफ्रीका को यूरोप से अगर अलग करने की बात आ जाए तो आप नाम लेंगे जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, यानी जो जिब्राल्टर जल संधि है ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है और किसको जोड़ता है, तो ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जिब्राल्टर जल संधि जो है ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। वहीं अगर बात की जाए कि उत्तरी सागर से इंग्लिश चैनल, तो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ने का काम डोवर जल संधि करती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और एक बात और याद कर रखिएगा कि इंग्लैंड को फ्रांस से जोड़ने के लिए यहाँ पर एक रेलवे की 3 भूमिगत सुरंग भी बनाई गई है, यानी ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें हुरमुज जल डमरू की, तो ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से बीच में स्थित है। ये महत्वपूर्ण कुछ आप लोगों ने जल डमरू भी देख लिए। 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन से उच्चावच और उनकी विशेषता है। पहला दिया है प्रवाल द्वीप। ठीक है, करा कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको पकड़ना है। तो जो प्रवाल द्वीप है ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप है। ठीक है, तो अभी आप इसका एग्जाम्पल भी समझ लिया। ठीक है, प्रवाल द्वीप कौन सा है, आपका लक्षद्वीप भी एक प्रवाल द्वीप है। ठीक है, अगला देखिए, करा कि निम्न द्वीप जो होते हैं ये चपटे शिखर होते हैं। ठीक है, जो निम्न द्वीप होते हैं ये चपटे शिखर होते हैं। और अगला है अंतः समुद्री कंदराएं। जो अंतः समुद्री कंदराएं हैं ये गहरी घाटियां होती हैं, ये भी सही है। समुद्री टीला, ये कह रहा है कि मूल रूप से ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से नहीं हुई, ये गलत दिया है। ये जो समुद्री टीले होते हैं ये नुकीली शिखर वाली पर्वतें होती हैं। ठीक है, और ये समुद्र की तली से ऊपर उठे रहते हैं और इसका जो मूल रूप से उत्पन्न होने का कारण है वो ज्वालामुखी है। और अगर उदाहरण देखना हो तो आप एम्प्रेयर जो समुद्री टीला है जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह पर स्थित है, ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। यानी जो समुद्री टीला है ये ज्वालामुखी से उत्पन्न होता है, ये गलत दिया है, यानी 43 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला देखिए, कह रहा भारत में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ सर्दियों में के महीनों में मौसमी घटनाएं हैं। ठीक है, यानी ये पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। ये जो पश्चिमी चक्रवात है ये सर्दियों के महीने में एक मौसमी घटना है। ये भूमध्य सागर क्षेत्र से पश्चिमी प्रवाह के कारण आती हैं। और अगर आप ये देखेंगे तो भारत में उत्तर और उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र हैं ये मौसम को प्रभावित करती हैं। ठीक है, यानी देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम के भागों में ये पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ जो हैं ये किसके द्वारा लाए जाते हैं, तो ये जेट स्ट्रीम द्वारा लाए जाते हैं। यानी आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अक्टूबर नवंबर के दौरान आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी प्रवाह का हिस्सा है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसून जो है जो अक्टूबर नवंबर में आते हैं ये पूर्वी प्रवाह का हिस्सा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये विक्षोभ जो है देश के तटीय इलाके को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है। पूछ क्या रहा है कौन सा सही है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा केवल एक। प्रश्न संख्या 45 देखिए, लिखा है कि मैटोसिंघोस मैनिफेस्टो अभी हाल ही में अखबार में प्रचलित रहा, इसका संबंध किससे। तो याद रखिएगा पुर्तगाल में एक मैटोसिंघोस में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी और किससे संबंधित है, तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष परिषद ने यूरोपीय नागरिकों के लिए यूरोप में अंतरिक्ष के उपयोग में तेजी लाने के लिए इस घोषणा पत्र को मंजूरी दी। इसका मतलब 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए, अंतरिक्ष के उपयोग के लिए। अगला देखिए, करा कि 46 में करा कि 2021 के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से किसको सम्मानित किया गया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किसको हराया, ये भी कई बार पूछ देता, तो ये कर्नाटक को इसने पछाड़ दिया। और ये आयोजन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। इस प्रकार इसने तीसरा खिताब जीत लिया, किसने, तमिलनाडु ने। 46 का सही जवाब हो जाएगा बी। अब कई बार पूछ देता है कि इसका संबंध किस खेल से, तो जो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी है ये बीसीसीआई द्वारा हर साल आयोजित की जाती है और ये घरेलू T20 चैंपियन है। ठीक है,
अब आप गलत नहीं करेंगे। और ये नाम किसके ऊपर पूछा, अगर कभी पूछ दे कि सैयद मुश्ताक कौन है, किस खेल से संबंधित है, तो आप बता देंगे कि भारतीय टेस्ट क्रिकेटर है पूर्व। ठीक है, यानी कि इस प्रकार 46 का सही संबंध क्या हो जाएगा, बी। 47 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती हैं। ठीक है, पहला दिया है कि उच्च दबाव क्षेत्र मेडागास्कर के पूर्व में। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि मेडागास्कर के पूर्व में हिंद महासागर के ऊपर अगर आप 20 डिग्री साउथ में जाएंगे तो उच्च दबाव के क्षेत्र की उपस्थिति होती है। इस उच्च दबाव वाले क्षेत्र की तीव्रता की स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। वहीं अगर बी विकल्प में देखेंगे तिब्बती पठार है, तो जो तिब्बती पठार पर तीव्र ताप की बात की जा रही है, ये तीव्र ताप जो है इसके कारण जो है और गर्म हो जाता है। ठीक है, जिसके परिणामस्वरूप जो समुद्र तल है उसमें 9 किलोमीटर के ऊपर जो है पठार पर तेज ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं और निम्न दाब का निर्माण होने लगता है। ठीक है, यानी आप जानते हैं कि जब गर्म बढ़ेगा, जहाँ का ताप बढ़ेगा तो क्या होंगी, वायु उठेंगी। ठीक है, और जब वहाँ स्पेस खाली होगा तो वहाँ भरने के लिए दूसरी जगह से हवाएं आने लगेंगी। ठीक है, तो वहाँ पर निम्न वायु दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगला तीसरा विकल्प है कि हिमालय के दक्षिण में जेट स्ट्रीम, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि हिमालय के उत्तर में जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम की गति है और गर्मियों के दौरान ये पश्चिमी प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार सी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और डी में कह रहा है कि गंगा के मैदान के ऊपर अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण यानी ITCZ जोन बन जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए 48, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे पहला करा है कि नहरों की भूमि, तो नहरों की भूमि किसे कहा जाता है, पाकिस्तान को, सही है। गोल्डन पैगोडा की भूमि, तो गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार को कहा जाता है, ये गलत दिया है यहाँ पे। यानी आपका 48 का जवाब क्या हो जाएगा, बी। यहीं अगर एम्पायर सिटी देखें तो न्यूयॉर्क है, सही है। डार्क कॉन्टिनेंट देखें तो अफ्रीका है, ये भी सही है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कुछ पूछा जाता है जो महत्वपूर्ण, जैसे वेनिस जो है ये एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। यानी 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। 49 देखिए, कह रहा है भारतीय पश्चिमी तटीय मैदानों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कौन से, भारतीय पश्चिमी तट मैदान का। जो पश्चिमी तट मैदान अगर आप देखेंगे तो ये अरब सागर और पश्चिमी तट के बीच में एक जो सकरा मैदान है ये है, ये 3 खंड है। ठीक है, कौन कौन सा, जो सबसे उत्तर में अगर आप देखेंगे तो ये है कोंकण यानी मुंबई और गोवा, बीच में आप देखेंगे कन्नड़ मैदान है और दक्षिण में आप देखेंगे केरल के साइड में मालाबार तट है। ठीक है, तो आपका कौन सा नहीं है इसमें ए ऑप्शन में कोरोमंडल दिया है, ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट है। ठीक है, ये पूर्वी घाट का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, और पूर्वी घाट जो होता है इसके उत्तर में एक उत्तरी सरकार होता है, दक्षिणी भाग में क्या होता है, कोरोमंडल तट होता है। ठीक है, और इसमें एक बात और याद रखिएगा पूर्वी घाट के संदर्भ में कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, और चिल्का झील भी जो है ये पूर्वी घाट पर है, उड़ीसा में। ठीक है, यानी यहाँ पर पश्चिमी घाट का हिस्सा कौन नहीं है, ए कोरोमंडल। 49 का जवाब ए हो जाएगा। अगला देखिए, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न यानी चौथे टेस्ट का पहले पार्ट का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। क्या है भाई, कह रहा है कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि LCH को हवा से हवा और हवा से पानी के लिए मिसाइल हमलों के लिए विकसित किया गया है। पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, इसको हमले में हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने के लिए करने वाली मिसाइलों के साथ इसको पैक किया गया है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ये कह रहा है हवा से पानी, हवा से जमीन पे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि LCH ये जो लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा बनाया गया, ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी ये स्वदेशी यानी मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर को, और हाल ने बनाया यानी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, यानी दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा, केवल 2 यानी विकल्प बी सही हो जाएगा 50 का। आप लोग निरंतर अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए, अपना सर्वोत्तम 100% आप लोग दीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।